ब्रेक के बाद विवाह फिर आप सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीएपी के दाम बढ़ाने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डीएपी के बड़े दाम किसानों पर सरकार की दोगुनी मार के समान है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान है। अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि डीएपी के दाम में 300 रुपए तक वृद्धि हो चली है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार बंद करके डीएपी के बड़े दाम वापस ले। तो डीएपी के बढ़ते हुए दाम को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने ट्वीट करके डीएपी के बड़े दामों को सरकार से वापस लेने की अपील की है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं होगा। वहीं देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद आज सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। दिल्ली की 3 सीमाओं सिंगू, गाजीपुर और टिकरी पर किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के बाद बंद बुलाया गया है। मोर्चे के नेता दर्शन पाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बंद के दौरान सब्जियों और दूध की आपूर्ति पर रोक लगाई जाएगी। मोर्चे ने एक बयान में कहा कि संपूर्ण भारत बंद के तहत सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान बंद रहेंगे। सभी छोटे और बड़े मार्ग अवरुद्ध किए जाएंगे और ट्रेनों को रोका जाएगा। एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। भारत बंद का प्रभाव दिल्ली में भी दिखेगा। लखनऊ और नोएडा के बाद प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। बता दें कि बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। दोनों ही जिले को 2-2 हिस्सों में बांट दिया गया है। वाराणसी में वाराणसी नगर और ग्रामीण और कानपुर में कानपुर नगर व कानपुर आउटर के रूप में बांटा गया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब उक्त दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी। वाराणसी नगर में पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण में एसपी को कमान सौंपी जाएगी। वहीं कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर और कानपुर आउटर में एसपी को जिम्मेदारी दी जाएगी। जिलाधिकारी का दखल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेगा। नगर क्षेत्र कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था में जिलाधिकारी का दखल नहीं रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते केजीएमयू व एसजीपीजीआई में ओपीडी की व्यवस्था 30 मार्च से बदल जाएगी। अब यहां ओपीडी में बिना कोविड रिपोर्ट के मरीज नहीं देखे जाएंगे। बता दें कि मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार को प्रवेश मिलेगा और दोनों को आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। केजीएमयू में सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे, रूटीन सर्जरी नहीं होगी। साथ ही दोनों जगह ओपीडी में नए व पुराने मरीजों की संख्या भी तय कर दी गई है। एसजीपीजीआई में न्यू ओपीडी में अब मरीज दिखाने के लिए पहले पंजीयन कराना होगा। विभाग के ओपीडी नगर पर डेट लेनी होगी। कोरोना की जांच रिपोर्ट लेकर आनी होगी। 30 मार्च से प्रतिदिन 20 और 30 पुराने मरीजों को ही ओपीडी में सलाह दी जाएगी। वार्ड में भर्ती से पहले रोगी और एक तीमारदार की कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य है। तो जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर सख्ती दिखाते हुए केजीएमयू ने ये तमाम आदेश पारित कर दिए हैं कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट करा के ही मरीजों को देखा जाएगा। आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और निगेटिव होने पर उन्हें देखा जाएगा। लेकिन जो डेली रूटीन की सर्जरीज थी अब वो नहीं होंगी। केजीएमयू में सिर्फ बड़े ऑपरेशन, इमरजेंसी वार्ड खोला जाएगा।
सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने बैठक की। इस बैठक के दौरान चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां जल्द ही पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाने को भी कहा गया, जिससे कोई भी अराजक तत्व किसी भी तरह की घटना को अंजाम ना दे सके और पंचायत चुनाव सकुशल ढंग से संपन्न हो सके। तो पंचायत चुनाव को लेकर डीएम की ये बैठक हुई, जिसमें सकुशल पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर डीएम की ये अहम बैठक थी। आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र में एल्यूमिनियम स्क्रैप फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस हादसे के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि इस धमाके के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। औरैया में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां बीजेपी नेता को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्राइम टीवी ने बीजेपी नेता को धमकी दिए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं इस मामले में एसपी अपर्णा गौतम ने खुलासा करते हुए बताया कि औरैया के रहने वाले भाजपा नेता भूरे चौबे के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात युवक के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था और टीम लगाई गई। वहीं अयाना क्षेत्र से आरोपी युवक संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा जा रहा है। देखिए, कल श्री भूरे चौबे जो पूर्व में भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी रहे हैं, उनके द्वारा ये सूचना थाना कोतवाली पर दी गई कि उनको एक नंबर जो था उससे व्हाट्सएप से धमकी भरा मैसेज दिया गया और 1 महीने के अंदर अंजाम भुगतने का भी उसमें मैसेज डाला गया। इस संबंध में तत्काल जो हमारी एसओजी टीम है उसको लगाया गया था और विदिन 24 आवर्स उस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। जो अभियुक्त इसमें पकड़ा गया है, जिसके द्वारा ये मैसेजेस भेजे गए हैं, उसका नाम संदीप सिंह है। ये थाना अयाना क्षेत्र का रहने वाला है और कानपुर में कोचिंग अभी कर रहा है। इसके द्वारा जब इससे पूछताछ की गई कि इसने इस तरीके के मैसेजेस क्यों भेजे हैं, तो इसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में थाना अयाना पे 34/20 एक मुकदमा 394 आईपीसी का इसके द्वारा लिखवाया गया था, जिसमें एक अभियुक्त अनमोल तिवारी था। 3 मार्च को जो न्यायालय में इनका साक्ष्य हुआ था, न्यायालय में साक्ष्य के दौरान इसको लगा कि अनमोल तिवारी इसके लिए अभी भय पैदा कर सकता है और उसको जेल भिजवाना ज़रूरी है। 26 मार्च को अगली तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले इसने ये रचना इस तरीके की कि ये अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मैसेज भेज देगा और उस मैसेज में अनमोल तिवारी के नाम से। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में 1 महीने से लापता युवती का शव बोरवेल से बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के रिश्तेदारों से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान मृतका के भतीजे व चाचा ने हत्या का जुर्म कबूला है। वहीं हत्यारोपियों की निशानदेही पर गहरे बोरवेल से बरामद हुआ शव। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। है कुरारा थाना क्षेत्र का। इसमें 16 फरवरी को एक नेहा यादव नाम की लड़की जो 22 साल की उम्र की थी, वो गायब हुई थी। उसकी मां मायके गई थी। दोनों मां बेटी अकेले रहते थे अलग। तो मां मायके से आई तो 19 तारीख को इसके बारे में एक 366 का मुकदमा लिखा है नामजद एक लड़के के विरुद्ध। उस लड़के की तलाश की गई तो वो सूरत से आया और उसने बताया कि उससे पूछताछ हुई, बताया कि नहीं हम नहीं ले गए हैं, हम नहीं जानते इसके बारे में। फिर और पता रसी सुरागरसी की गई तो इनके घर खानदान वालों पर ही शक होने लगा। पूछताछ की गई तो इसमें पता चला कि इसका चचेरा भाई, इसका एक ताऊ, इसका एक चचेरा ताऊ, तीनों ने इस लड़की को इसकी मां की गैर मौजूदगी में मार दिया और मार के यहाँ बोरवेल में ले आके डाल दिया था। दो इसमें गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। इनकी निशानदेही पर डेड बॉडी की बरामदगी बहुत गहरे बोरवेल से की गई है। बहुत मेहनत किया, फायर सर्विस वालों की मदद से बहुत देर बाद निकाली गई। यहाँ सीओ
मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने विवाहिता हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि बीते 17 मार्च को एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही मृतक पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। दिनांक 17/3/2021 रात लगभग 12 बजे थाना किसनी के नगला राय गांव से सूचना आई कि रंगोली उर्फ रूपाली के पति ने आकर रात में गोली मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर पुलिस पहुंची, घटना सही पाई गई। रंगोली के पति ने बहुत ही जघन्य तरीके से ये घटना कारित की थी। उसके बाद रंगोली के पिता ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। क्योंकि घटना गोली मारकर की गई थी, तो ये पुलिस के लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी। कहीं न कहीं हम लोग भी इसमें ज़्यादा सक्रिय। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरों ने एक घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल 2 अज्ञात युवक के घर में अपने आप को लेखपाल बताते हुए गए और घर वालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की कि आपका नाम पीएम आवास योजना के तहत आया है, जिसके लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन इस बात पर घर वालों को यकीन नहीं हुआ और घर वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लुटेरों ने किसी युवक से प्रधान के नाम पर बात कराई, जिस पर उन्हें यकीन हो गया। लेकिन पैसे ना होने के कारण घर की महिला ने अपने आभूषण और 2,000 रुपए नकली लेखपाल को दे दिए। इसके बाद लेखपाल ने आधार कार्ड लाने को जैसे ही युवक आधार कार्ड लेने गया, वैसे ही लुटेरे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपए बताई जा रही है। तो पीएम आवास योजना के तहत इस ठगी को अंजाम दिया गया है। बता दें कि 2 युवक लेखपाल बनकर एक युवक के घर जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपका पीएम आवास के तहत नाम निकला है, और उनकी बातों मार आके जो एक महिला है वो अपने आभूषण और 2,000 रुपए नकली लेखपाल को दे देती है। जैसे ही आधार कार्ड लेने वो अंदर जाते हैं, वैसे ही ये दोनों युवक फरार हो जाते हैं। तो पीएम आवास योजना के तहत ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें आभूषण और 2,000 रुपए लेकर नकली लेखपाल फरार हो गया। इसके बाद लेखपाल ने आधार कार्ड लाने को कहा। जैसे ही आधार कार्ड लेने अंदर गए, वैसे ही लुटेरे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। तो जिसकी करीब कीमत 25,000 रुपए बताई जा रही है। तो ये बड़ी घटना है और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहे और ऐसे किसी भी लोगों पर भरोसा ना करें। हमारी यही आपके लिए राय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।